CH-226 पैंथर मिल गया। विराज थोड़ा सा मुंह बनाकर आगे आया और उसने दिव्यांश को गले लगा लिया और दिव्यांश ने भी विराज को कसकर गले लगा लिया। शिवाय कमेंट मारता हुआ बोला, ओ माय गॉड, दोनों भाइयों का प्यार देखकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। दिव्यांश अपनी गलती मानता हुआ बोला, यार शिवाय गलती हो गई, मैंने तो एक बार भी दृष्टि से मिलना ठीक नहीं समझा और बस उसे डाइवोर्स दे दिया और अब तो वह शौर्य के साथ इंडिया छोड़कर चली गई। शिवाय ने कहा, इंडिया छोड़कर गई है ना, दुनिया छोड़कर तो नहीं गई, जहाँ कहीं भी है हम ढूंढ लेंगे, फिलहाल पैंथर को ढूंढते हैं, पता नहीं जिंदा भी है या। अब आगे दिव्यांश ने कहा, नहीं यार, जिंदा क्यों नहीं होगा, सही कहा तूने, मैंने एक बार भी पैंथर की खोज खबर लेने की कोशिश नहीं की। शिवाय गुस्से में बोला, बस मुझे गुस्सा मत दिला, अब हमें पैंथर को ढूंढना है, जल्दी से रेडी हो जा, चाचू ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, चाचू ऑफिस संभाल लेंगे, हमें इस वक्त अपना घर संभालना है, बिखरे हुए रिश्तों को समेटना है, समझा। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन दिव्यांश भी इमोशनल हो रहा था। दिव्यांश का नेचर ही ऐसा था, बहुत शरीफ, बहुत प्यारा। तभी शिवाय ने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे बाथरूम में धकेलते हुए कहा, ये टीवी सीरियल की बहू की तरह यहाँ खड़ा मत रह, अंदर जाकर रेडी हो और जल्दी बाहर आ। दिव्यांश के बाथरूम में घुसते ही विराज और राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वही शिवाय की मुस्कुराहट भी किसी से छुपी हुई नहीं थी। हिमाचल, रात का वक्त। एक 25-26 साल का लड़का जिसने ब्लू जीन्स और ब्लैक हाई नेक पहना हुआ था, ऊपर से ओवरकोट पहना हुआ था, हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे, चेहरे को मफलर से कवर किया हुआ था। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें शायद उसके अपने घर का सामान था। वह लड़का सुनसान सी सड़क पर चला जा रहा था, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन चेक किया, उसके मोबाइल की स्क्रीन में एक लड़की का नाम फ्लैश हो रहा था, लेकिन उस लड़के ने वह फोन रिसीव नहीं किया बल्कि कट कर दिया और फिर अपना फोन जेब में रख लिया। वह लड़का सुनसान से रास्ते से होता हुआ एक ऊंचाई वाले रास्ते पर आ गया और फिर थोड़ा ऊंचाई वाला रास्ता पार करने के बाद एक घर पर पहुंच गया। वह घर लकड़ी का बना हुआ था। वह घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन एक आदमी के लिए काफी था। उस लड़के ने उस लकड़ी के घर के गेट को खोला और जैसे ही उसने खोला, उसकी नजरें सामने बैठे हुए 4 लड़कों पर गई, जिसे देखकर उस लड़के की आंखें बड़ी हो गई और वह उन लड़कों को देखकर वहां से भागने लगा। उस घर के अंदर वह 4 लड़के कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि दिव्यांश, विराज, राजवीर और शिवाय थे। शिवाय के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें फ्रूट्स थे। शिवाय ने फ्रूट्स खाते हुए कहा, अब तुम तीनों मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। दिव्यांश, विराज और राजवीर तीनों ही उस लड़के के पीछे पीछे उस घर से निकल गए। वही शिवाय फ्रूट खाता हुआ खुद से बोला, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखेगा तो ठीक कैसे होगा, ये तो इतने बेकार भाई हैं, कभी कहते ही नहीं कि शिवाय कुछ खा ले। खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर मेरी छुई मुई मेरे पास आ जाएगी, फिर वह मेरा ध्यान रख लेगी। कहते हुए शिवाय ने उस प्लेट के सारे फ्रूट खा लिए और एक लास्ट स्लाइस खाते हुए कहा, सिंड्रेला चाच कहती है अन्न का अपमान नहीं करते, इसीलिए इसे भी खा ही लेता हूँ। शिवाय ने फिर बड़े प्यार से अपने हाथ एक नैपकिन से पोंछे और फिर उस घर से बाहर निकल गया। वहीं विराज, दिव्यांश और राजवीर तीनों ही उस लड़के के पीछे पीछे भाग रहे थे और वह लड़का उनसे बचने के लिए आगे आगे भाग रहा था। दिव्यांश चिल्लाया, रुक जा, तू खुद को बहुत स्मार्ट समझता है ना, तुझे तो आज मैं मार मार कर बंदर बना दूंगा, साले खुद को समझता क्या है, अकेला अकेला ही सब कुछ झेलेगा, हमें क्यों नहीं बताया। कहने के लिए तो दिव्यांश सर मैं आपको भाई जैसा समझता हूँ, लेकिन जब भाई को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मुंह छुपा कर भाग गया। रुक, तू मेरे हाथ लग जा, एक बार देख मैं तेरा क्या हाल करूँगा। वही विराज भी भागता हुआ बोला, पैंथर भैया रुक जाओ, वरना सच में हम सब आपको बहुत मारेंगे।
एक बार हमारे जत्थे चढ़ गए ना तो आंख नाक मुंह सब फूट जाएगा, पूर्वी भाभी पहचान नहीं पाएगी। राजवीर ने भी भागते हुए उसे कहा, अंडरस्को, पैंथर पागल हो गया है क्या? बच्चों की तरह भाग रहा है, आएगा तो तू हमारे हाथ ही, कहाँ जाएगा? हम जितना भागेंगे उतना ही तुझे मारेंगे, सोच ले पैंथर, इसलिए कह रहा हूँ रुक जा। लेकिन पैंथर तो डबल स्पीड से भाग रहा था, वह जानता था अगर गलती से भी उनके हाथ लग गया तो पहले सब उस पर अपना हाथ साफ करेंगे, उसके बाद उससे बात करेंगे और इसी पिटाई से बचने के लिए वह भाग रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी क्योंकि उसने सबको साथ में देखा था। पैंथर भागता भागता एक दीवार के सामने आ गया और फिर वह पलट गया और दोनों हाथ उठाकर तीनों को रोकते हुए बोला, अंडरस्को, मेरी बात सुनो, मैं रुक जाऊंगा लेकिन तुम लोग मुझे मारोगे नहीं। दिव्यांश अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, अंडरस्को, क्यों नहीं मारेंगे? तू किसी जन्नत से आया है, जिसे मारेंगे नहीं साले। सबसे ज्यादा तो तुझे मैं मरूंगा, सबसे ज्यादा बैंड तो तू मेरी बजा कर गया है और अब खुद चोट खाया हुआ आशिक बनकर घूम रहा है, मैं तो तुझे पीटे बिना मानूंगा नहीं। पैंथर अपनी सफाई देता हुआ बोला, अंडरस्को, सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे उन लोगों ने बहुत मजबूर कर दिया था, पूर्वी को किडनैप कर लिया था और पूर्वी को हट भी किया, मैं क्या करता? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपको मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा तो कैसे आता आपके सामने? इस पर राजवीर भी फाइटिंग मोड में आता हुआ बोला, अंडरस्को, तो मैं क्या मर गया था? मुझसे आकर बात कर सकता था ना, चाचू से बात कर सकता था, लेकिन तूने तो कसम खा रखी है कि अपनी सुसु पॉटी के बारे में भी तू दिव्यांश को ही बताएगा, मुझे बता देता। इतना कहकर राजवीर ने घुमाकर लात पैंथर के मुंह पर मार दी और पैंथर जमीन पर गिर पड़ा। पैंथर जैसे तैसे उठा और बोला, अंडरस्को, मुझे उन लोगों ने मजबूर कर दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, और इसलिए ये सब कर दिया। दिव्यांश ने भी एक पंच बनाकर पैंथर के मुंह पर मारा और बोला, अंडरस्को, एक तो उल्टे काम करता है, ऊपर से भाग भी रहा है। भागा क्यों? हम सबको देखकर भाग क्यों? हम सब इतनी दूर तुझे लेने ही आए हैं और तू हम सबको देखकर भागने लगा। पैंथर जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था वह उठा और बोला, अंडरस्को, इसीलिए भाग रहा था क्योंकि मैं जानता था तुम सब पहले मुझ पर अपना हाथ साफ करोगे, मुझे पीटना नहीं है, वैसे भी ठंड में दर्द ज्यादा होता है। विराज ने दिव्यांश को देखकर कहा, अंडरस्को, भैया एक पंच मैं भी मार लूं? दिव्यांश ने हाँ में गार्डन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, एक क्यों, इसे तो जी भर कर कूटेंगे। सारा रायता फैलाकर यहाँ आकर छुप गया, एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। इसके चक्कर में शिवाय ने मुझे कितना कुछ सुना दिया, मेरा खुद का दिमाग काम करना बंद कर दिया था, मार इसे। इतना कहकर तीनों ही पैंथर पर टूट पड़े, लेकिन पैंथर जैसे तैसे वहां से भाग गया। पैंथर भागता हुआ शिवाय से जा टकराया और शिवाय ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। पैंथर को समझ आ गया कि शिवाय अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं है, इसलिए पैंथर ने शिवाय को संभालते हुए कहा, अंडरस्को, सॉरी सर, गलती से टकरा गया। शिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को, अबे तुझे पता नहीं है कि मुझे डॉक्टर ने भारी काम करने से मना किया है, वरना जिनसे तू बचकर आया है उनसे ज्यादा तो मैं तुझे मारता। करीब 1 घंटे बाद पैंथर का हिमाचल वाला घर। पैंथर पर तीनों ने बहुत अच्छे से हाथ साफ कर दिया था। पैंथर मुंह बनाकर एक चेयर पर बैठा हुआ था और दिव्यांश उसकी चोट पर दवाई लगा रहा था। पैंथर हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को, पहले मारते हो फिर दवाई भी लगाते हो। दिव्यांश ने कॉटन जमीन पर फेंकते हुए कहा, अंडरस्को, ले तो फिर नहीं लगता दवाई, एक तो तू काम पीटने वाले करता है, ऊपर से एटीट्यूड भी दिख रहा है। दिव्यांश की बात सुनकर सबको हंसी आ गई। राजवीर आगे आया और उसने पैंथर का हाथ पकड़ा और फिर उस पर दवाई लगाने लगा। वही शिवाय ने विराज को देखकर कहा, अंडरस्को, अबे जा ना चाय बना कर ला,
ठंड लग रही है, डॉक्टर ने पीने से मना किया है, वरना एक पैग पी लेता, ठंड सी उतर जाती। विराज ने कहा, अंडस्को, तो सब चाय पियोगे? दिव्यांश बोला, अंडस्को, नहीं यार, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मेरे लिए तो एक पैक बना दे। इस पर शिवाय ने एक कुशन उठाया और दिव्यांश की तरफ फेंक कर कहा, अंडस्को, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तो कोई पैगा नहीं पिएगा, 4 महीने से पी पी कर तेरा पेट नहीं भरा। जो तुझे अब भी चाहिए, जब तक तू भाभी को मना कर मेंशन वापस नहीं ले आता, तब तक तेरा पीना बंद और मुझसे ज्यादा बहस की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दिव्यांश चुप हो गया और फिर विराज की तरफ देखकर बोला, अंडस्को, जा भाई, मेरे लिए भी चाय बनाकर ले आ। थोड़ी देर बाद विराज सबके लिए चाय बनाकर ले आया और वही राजवीर ने भी पैंथर की अच्छे से बैंडेज कर दी थी। राजवीर ने पैंथर के सामने चाय का कप रखते हुए कहा, अंडस्को, ले चाय पी ले, तेरी चोट की थोड़ी सिकाई हो जाएगी। कहते हुए राजवीर के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई, जिसका साफ मतलब था वह पैंथर को चिढ़ा रहे हैं। पैंथर ने जैसे ही कप उठाने की कोशिश की, दर्द से उसकी आह निकल गई। पैंथर ने कहा, अंडस्को, नहीं, रहने देता हूँ, चाय पीने से सिकाई नहीं होती। ये सुनकर सबको हंसी आ गई। तभी दिव्यांश ने कप उठाकर पैंथर के होठों पर लगाया और बोला, अंडस्को, चल कोई ना, मैं पिला दूंगा। सबने चाय पी ली और दिव्यांश ने पैंथर को अपने हाथों से चाय पिला दी। शिवाय ने कहा, अंडस्को, अब बताओ क्या हुआ था? पैंथर ने पहले दिव्यांश को देखा और नम आंखों से कहा, अंडस्को, सॉरी सर, ये सब नहीं करना चाहता था, मैंने देखा है दृष्टि भाभी को टूटते हुए, ये सब करने से अच्छा होता मैं मर जाता, और मैंने मरने की कोशिश भी की, लेकिन मर नहीं पाया। कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसीलिए राजस्थान छोड़कर यहाँ आ गया। शिवाय ने कहा, अंडस्को, जितना इमोशनल होना था पिछले कई एपिसोड में इमोशनल हो चुके हो, अब मुझे ये बता तेरे साथ क्या क्या हुआ और तूने कितना रायता फैलाया है। पैंथर ने शिवाय को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर शिवाय, विराज, दिव्यांश और राजवीर चारों की आंखों में गुस्सा उतर आया। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, जो हुआ उसे हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे के लिए अलर्ट हो सकते हैं। खैर, तू अपना सामान पैक कर, चलते हैं यहाँ से। पैंथर ने बड़ी मासूमियत से कहा, अंडस्को, सर, मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, मैं सामान पैक करने की हालत में नहीं हूँ, ऐसे ही चलते हैं। शिवाय अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, अंडस्को, हाँ तो चलो, खड़े क्यों हो? सब बाहर की तरफ आ गए। तभी विराज ने पैंथर से कहा, अंडस्को, और भैया, ये घर आपका ही घर है? इस पर पैंथर ने कहा, अंडस्को, नहीं यार, ये तो मैंने रेंट पर लिया है। विराज ने सवाल किया, अंडस्को, आपने घर खरीदा क्यों नहीं? इतनी सेविंग तो होगी आपके पास, फिर आपने रेंट पर घर क्यों लिया? पैंथर ने दिव्यांश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, क्योंकि मुझे पता था मेरे भाई मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। पैंथर की बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने आगे बढ़कर पैंथर को गले लगा लिया और पैंथर की चीख निकल गई, क्योंकि उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। अगले ही पल सब गाड़ियों में बैठकर वहां से रवाना हो गए। अगले दिन सब मेंशन के गेट पर खड़े हुए थे। पैंथर सबसे आगे खड़ा हुआ था और पैंथर के हाथ पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। शिवाय ने चिल्लाकर कहा, अंडस्को, चाचू, जरा देखिए हम किसे लेकर आए हैं। शिवाय की आवाज सुनकर हर्षवर्धन अपने कमरे से बाहर आया तो उसकी नज़र पैंथर पर गई, जिसके हाथ पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। हर्षवर्धन ने पैंथर को देखकर गले लगा लिया और फिर उसकी तरफ देखकर कहा, अंडस्को, तुम्हें किसने मारा? क्या हुआ तुम्हारे साथ? पैंथर ने बड़ी मासूमियत से कहा, अंडस्को, ये जो 4 मुसद्दे जिन्हें आपने मुझे लेने के लिए भेजे था, इन्होंने पहले मुझे बहुत मारा और फिर बहुत इज्जत के साथ यहाँ ले आए। हर्षवर्धन ने पैंथर को पकड़कर अंदर ले आया और उसे सोफे पर बैठा दिया और फिर उन चारों को देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, बहुत हाथ चलते हैं तुम्हारे। तुम्हें शर्म नहीं आती जो मारपीट कर पैंथर को यहाँ लेकर आए हो? पैंथर ने जो कुछ किया मजबूरी में किया,
लेकिन तुम सबने जानबूझकर पैंथर को मारा। शिवाय इसलिए मुझे तुम्हारे तरीकों से डर लगता है। शिवाय पैंथर के पास बैठता हुआ बोला, अंडस्को, चाचू हमने इसे इसकी गलतियों पर नहीं मारा, वह तो हम जानते हैं कि बेचारा मजबूर था वरना ऐसी हरकत नहीं करता। तो क्यों मारा? हर्षवर्धन ने गुस्से में पूछा। क्या जवाब देगा अब शिवाय? रघुवंशी ब्रदर्स अब क्या प्लानिंग करेंगे? क्या रघुवंशी ब्रदर्स पूर्वी को भी ढूंढ लेंगे? जाने के लिए पढ़ते रहिए मैरिड टू ए हार्ड हार्टेड। CH 227 रूही राजवीर अपने घर। हर्षवर्धन ने पैंथर को पकड़कर अंदर ले आया और उसे सोफे पर बैठा दिया और फिर उन चारों को देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, बहुत हाथ चलते हैं तुम्हारे। तुम्हें शर्म नहीं आती जो मारपीट कर पैंथर को यहाँ लेकर आए हो? पैंथर ने जो कुछ किया मजबूरी में किया, लेकिन तुम सबने जानबूझकर पैंथर को मारा। शिवाय इसलिए मुझे तुम्हारे तरीकों से डर लगता है। शिवाय पैंथर के पास बैठता हुआ बोला, अंडस्को, चाचू हमने इसे इसकी गलतियों पर नहीं मारा, वह तो हम जानते हैं कि बेचारा मजबूर था वरना ऐसी हरकत नहीं करता। तो क्यों मारा? हर्षवर्धन ने गुस्से में पूछा। ये फ्लैट आगे। शिवाय ने एक सर्वेंट की ओर देखकर कहा, अंडस्को, मैं बीमार आदमी हूँ, कोई फ्रूट्स दे दो। वह सर्वेंट किचन में चला गया और तभी शिवाय ने अपना चेहरा हर्षवर्धन की तरफ घुमाकर कहा, अंडस्को, हमने इसे इसलिए मारा क्योंकि ये हमसे बचने के लिए भाग रहा था। पैंथर शिकायत करता हुआ बोला, अंडस्को, चाचू भागता नहीं तो क्या करता? मैं जानता था अगर इनके हत्थे चढ़ गया तो ये लोग मुझे बहुत मारेंगे और देखो इन्होंने मुझे मार मार कर क्या बना दिया। हर्षवर्धन पैंथर के पास बैठता हुआ बोला, अंडस्को, पैंथर गलती भी तो तुम्हारी है, तुमने एक बार नहीं सोचा जब शिवाय होश में आएगा तो क्या करेगा? मेरे पास आ सकता था, राजवीर के पास जा सकता था। पैंथर उदास होकर बोला, अंडस्को, चाचू आपके गले लगना है। हर्षवर्धन ने पैंथर को गले लगा लिया। पैंथर ने आंखें बंद कर ली। रघुवंशी फैमिली के अलावा पैंथर का कोई नहीं था, वह हर्षवर्धन को अपना चाचू ही समझता था। थोड़ी देर बाद पैंथर ने धीरे से कहा, अंडस्को, सॉरी चाचू। हर्षवर्धन ने पैंथर के बालों को चूमकर कहा, अंडस्को, बस अब सॉरी मत बोल, तू तो मेरा शेर है। शिवाय के ठीक होने से आदि रघुवंशी फैमिली के अंदर जान आ गई थी। थोड़ी देर बाद सब डिनर करने लगे। कितने अरसे बाद सब मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दिव्यांश, पैंथर, रूही, सबको पता था कि अब उनकी जिंदगी में ठहराव आ जाएगा। शिवाय भी डॉक्टर के बताए हुए घास फूस वाला खाना खा रहा था। पिछले 4 महीने से शिवाय इसी खाने को खा रहा था। अब तो शिवाय भी उस खाने को खाता हुआ बोर हो गया था, लेकिन आड़े टेढ़े मुंह बनाकर खा ही रहा था। वहीं पिछले 4 महीनों से हीर का कुछ भी अता पता नहीं था, जिसके चलते हर्षवर्धन थोड़ा कमजोर भी हो गया था और वह अपना ध्यान भी नहीं रखता था। ये बात शिवाय और राजवीर दोनों ही नोटिस करते थे, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि हीर को स्ट्रांग बनाकर ही दुनिया के सामने लाएंगे। वही रूही शिवाय के बिल्कुल पास बैठी थी और उसने धीरे से शिवाय के कान में कहा, अंडस्को, शिवाय भैया 4 महीने हो गए मुझे यहाँ, मुझे मेरे ससुराल नहीं भेजोगे? ये सुनते ही शिवाय की आंखें बड़ी हो गई और उसने हल्का सा पलटकर रूही को देखा तो रूही ने पप्पी सा फेस बनाकर धीरे से कहा, अंडस्को, प्लीज भैया चाचू से कहकर मुझे मेरे ससुराल भेज दीजिए, तभी तो मैं राजवीर का दिल जीत पाऊंगी। यहाँ तो राजवीर सारा दिन आपके साथ ही रहता है, शादी बहन से की और ज्यादा से ज्यादा टाइम भाई के साथ बिताता है। आप नहीं चाहते कि आप मामा बन जाओ? शिवाय हैरानी से रूही की बातें सुन रहा था और फिर उसने बड़े प्यार से हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो, अंडस्को, हाँ चाहता तो हूँ मामा बन जाऊं। तो रूही मुंह बनाकर बोली, अंडस्को, तो बस फिर मुझे मेरे घर भेज दीजिए, तभी तो मैं आपको चुन्नू मुन्नू का मामा बनाऊंगी। शिवाय ने धीरे से कहा, अंडस्को, तुम अपने बच्चों का नाम चुन्नू मुन्नू रखोगी? रूही को गुस्सा आ गया और उसने शिवाय को एक कांटा दिखाते हुए कहा, अंडस्को, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, जो कह रही हूँ वह करो,
चाचू से बात कीजिए, पहले तो मुझे इस घर से भगाने पर तुले हुए थे और अब देखो पिछले 4 महीने से यही पड़ी हूँ। किसी ने मजाक में भी नहीं कहा कि रूही अपने घर चली जाओ, अपना घर संभालो। पहले तो चाचू भी दिन रात मुझे घर संभालने का पुराण पढ़ाते रहते थे, लेकिन अब देखो जैसे मेरे और राजवीर के रिश्ते से किनारा ही कर लिया हो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं राजवीर के साथ अपने घर जाना चाहती हूँ और आप अभी के अभी चाचू से इस बारे में बात करेंगे, वरना सच कहती हूँ जहाँ गोली लगी थी ये कांटा वही चुभा दूंगी। इस पर शिवाय ने हैरानी से रूही को देखा और बोला, अंडस्को, तेरा भाई बंदूकों से खेलता है, इस छोटे से कांटे से मुझे कुछ नहीं होगा। रूही भी दांत पीसते हुए बोली, अंडस्को, ठीक है तो आज चुभा ही देती हूँ। शिवाय ने कहा, अंडस्को, अच्छा ज्यादा राजवीर की दीवानी मत बन चटोरी बिल्ली, अभी करता हूँ बात। शिवाय ने अपना डिनर करते हुए चाचू को देखकर कहा, अंडस्को, चाचू ये रूही परमानेंट रघुवंशी मैंशन में रहेगी, अब ये अपने घर नहीं जाएगी। हर्षवर्धन ने शिवाय की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, अंडस्को, मुझे नहीं पता ये जाने और राजवीर जाने, इन दोनों का मन यहाँ रहने का है तो रह सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा और अगर जाना चाहते हैं तो खुशी खुशी रूही को राजवीर के साथ विदा कर दूंगा, लेकिन ये डिसीजन इन दोनों का ही है। अब इन दोनों के रिश्ते पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, राजवीर जो अपने रूही के रिश्ते के लिए डिसाइड करेगा मैं वह मान लूँगा। राजवीर ने ठीक से खाना नहीं खाया और डाइनिंग टेबल से उठकर बोला, अंडस्को, शिवाय मेरे रहने से प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ, मुझे लगा तुम्हें मेरी ज़रूरत है इसीलिए मेंशन में रुक गया। शिवाय ने अपनी हथेली माथे पर मार ली और राजवीर को देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो, अंडस्को, मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। शिवाय अपनी सफाई में कुछ बोलता उससे पहले रूही झट से खड़ी होकर हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, अंडस्को, चाचू जहां मेरे पति की इज्जत नहीं मैं भी वहां नहीं रहूंगी, आखिर शिवाय भैया को मेरे और राजवीर के यहाँ रहने से क्या प्रॉब्लम है? अगर ऐसे ही बात है तो हम दोनों चले जाते हैं। रूही ने फिर शिवाय को देखा जो उसे हैरानी से आंखें फाड़े देख रहा था। रूही ने पप्पी सा फेस बना लिया और उम्मीद भरी नजरों से शिवाय को देखा, जैसे कहना चाहती हो, अंडस्को, प्लीज ना, शायद ऐसे ही राजवीर मेरे साथ वापस घर जाएगा। शिवाय कुछ नहीं बोला और फिर से अपना खाना खाने लगा और फिर खुद में गड़बड़ाया, अंडस्को, नौटंकी कहीं की। रूही ने राजवीर की कलाई पकड़ी और उसे डाइनिंग टेबल से खींचते हुए मेंशन के बाहर ले जाती हुई बोली, अंडस्को, बस हो गया चाचू, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं, मैं और मेरा पति अपने छोटे से घर में ही खुश हैं। ये कहकर रूही खींचती हुई राजवीर को मेंशन से बाहर ले आई। वह मेंशन के गार्डन तक ही पहुंची थी कि राजवीर ने उससे अपना हाथ झटक लिया। रूही ने कसकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह जानती थी राजवीर के सामने उसका नाटक टिकना पॉसिबल नहीं है। रूही नाटक कर रही थी ये तो पूरी रघुवंशी फैमिली देख रही थी, लेकिन रूही के नाटक में राजवीर के लिए जो प्यार था उसे भी पूरी रघुवंशी फैमिली देख रही थी। इसीलिए किसी ने भी रूही और राजवीर के बीच बोलना ठीक नहीं समझा। वही रूही ने पलटकर मासूम सा चेहरा बनाकर राजवीर को देखा और राजवीर ने हाथ बांधकर कहा, अंडस्को, रूही, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसे बचपना करने से मेरे और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें लगता है कि मेरी और तुम्हारे बीच जो दूरियां हैं वह इस छोटे से एफर्ट लगाने से ठीक हो जाएगी? तुम्हें लगता है शिवाय के कान में कुसूर फुसर करने से मेरे और तुम्हारे रिश्ते में सुधार आ जाएगा? तुम्हें लगता है कि मैं और तुम अगर मेरे घर में रहेंगे तो हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाएगी? पिछले 4 महीने से रूही राजवीर के मुंह से यही सब तो सुन रही थी, आज भी रूही ने वही सब सुना। रूही की आंखें हल्की सी नम हो गई। रूही भरे गले से बोली, अंडस्को, तो बताइए कैसे ठीक होगा? आप जो कहेंगे वह करूंगी, नहीं किया तो आप मुझे डाइवोर्स दे देना और मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मुझे बताइए तो आखिर मेरे और आपके बीच में सब कुछ कैसे ठीक होगा? क्या करूं मैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए? इन 4 महीनों में मैंने जब भी अपने रिश्ते की बात की, आपने मुझे यही सब कहा,
रात को लेट आते हो, सुबह जल्दी चले जाते हो, घर में होते हो तो स्टडी रूम से बाहर नहीं निकलते। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे देखना भी आपको गवारा नहीं? मानती हूँ मेरी फैमिली में जो कुछ हुआ वह मेरी वजह से हुआ, सबके सामने गलती मान चुकी हूँ, चाचू को सब कुछ बता चुकी हूँ, शिवाय भैया से भी कुछ नहीं छुपाया। अब आप क्या चाहते हैं, क्या करूँ? कैसे ठीक होगा हमारा रिश्ता, बताइए। कहते कहते रूही की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने राजवीर के कॉलर को पकड़ लिया। वहीं रिजीवर ने तो जैसे चुप्पी साध ली। वह तो पिछले 4 महीने से रूही को इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज रूही ने फेस टू फेस बात करने की ठान ली थी। राजवीर कुछ नहीं बोला, वही रूही राजवीर के बोलने का इंतजार कर रही थी। रूही ने फिर कहा, अंडरस्को, मरते हुए की भी आखिरी इच्छा पूछ लेते हैं, यही समझ लो कि मेरी आखिरी इच्छा है। एक मौका तो मुझे मिलना चाहिए ना? अगर मैंने उस मौके में अपना रिश्ता नहीं संभाला तो मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे एक मौका तो दीजिए, एक बार इस रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी तो दीजिए। रूही के रोने से राजवीर कहीं ना कहीं तो पिघल रहा था, लेकिन फिर भी उसे रूही पर यकीन नहीं था। उसे अब भी लगता था कि रूही कुछ महीने इस रिश्ते को अपनाएगी और फिर डिवोर्स की डिमांड कर देगी, क्योंकि रूही के लिए एक लग्जरी लाइफ छोड़कर और एक आम जिंदगी में जीना आसान नहीं होगा। इसीलिए राजवीर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। राजवीर ने रूही की कलाई पकड़ी और उसे पार्किंग एरिया में लेकर आया। राजवीर ने अपनी बुलेट पर से कपड़ा उतारा। पिछले 4 महीने से राजवीर की बुलेट मेंशन में ही खड़ी थी। उसने उस बुलेट को चलाया नहीं था। बुलेट देखकर रूही को तसल्ली हुई कि राजवीर सच में उसे उसके घर लेकर जाना चाहता है, उसके असली घर लेकर जाना चाहता है। राजवीर ने अपनी बुलेट को साफ किया और उसे स्टार्ट कर दिया और रूही को देखकर कहा, अंडरस्को, बैठो। रूही ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान ले आई और फिर राजवीर के पीछे बैठ गई। राजवीर ने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी। रूही ने कसकर राजवीर को पकड़ लिया, लेकिन राजवीर को इस वक्त कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ना ही उसने रूही के हाथ अपनी कमर से हटाए और ना ही वह रूही के हाथ अपनी कमर पर महसूस कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद राजवीर ने बुलेट अपने घर के बाहर रोकी। राजवीर रूही दोनों ही बुलेट से उतर गए। रूही ने 5 महीने बाद अपने घर को देखा था। आज पहली बार रूही अपने घर को देखकर खुश थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि अब वह उस घर को अपनाने आई है। राजवीर ने बुलेट पार्किंग में खड़ी की और रूही को देखकर कहा, अंडरस्को, अब पूरी रात यही खड़े रहने का इरादा है? रूही ने मुस्कुराकर नामे गर्दन हिला दी। रूही राजवीर दोनों ही घर के गेट पर खड़े हुए थे। राजवीर ने गेट की चाबी निकाली और गेट खोलकर अंदर चला गया। वहीं रूही गेट पर ही खड़ी थी। राजवीर ने कहा, अंडरस्को, तुम्हारे लिए फूलों की बारिश करवाओ, तब अंदर आओगी। राजवीर ने ये बात बहुत ही ताना मार कर कही थी, लेकिन रूही ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, नहीं, पहली बार दुल्हन घर आती है तो उसका स्वागत करते हैं। राजवीर अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोला, अंडरस्को, पहली बात तो तुम पहली बार नहीं आई हो और दूसरी बात तुम कोई दुल्हन नहीं हो। कुछ दिन इस घर में रहोगी तो अपने आप समझ आ जाएगा कि तुम मेरे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती, फिर तुम्हें इसी रास्ते से वापस जाना है। राजीवर ने अपनी बुलेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को, इसी बुलेट से लेकर आया हूँ और इसी बुलेट से वापस छोड़ कर आऊंगा। तुमने एक मौका मांगा, मैंने दे दिया, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। रूही के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई, फिर भी उसने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, स्वागत नहीं करना तो मत करो, ताने क्यों मार रहे हो? मैं अपना स्वागत खुद कर लूंगी। राजवीर ने आईब्रोज चढ़ाकर रूही को देखा और फिर पूरे घर में नजर घुमाई। पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था क्योंकि पिछले 5 महीने से वहां कोई नहीं आया था। राजवीर बोला, अंडरस्को, ठीक है, अपना स्वागत कर लो और उसके बाद इस घर को भी साफ कर देना। एक अच्छी बीवी बनकर इस घर को संभालो। अगर तुमने इस घर को अच्छे से संभाल लिया तो शायद मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में सोच सकता हूँ। और अगर ना संभाल पाओ तो मुझे कह देना, खुशी खुशी तुम्हें मेंशन छोड़ाऊंगा।
रूही अंदर आ गई और राजवीर की तरफ उंगली करके चैलेंज करते हुए बोली, अंडस्को, मैं जानती हूँ मुझे घर संभालना नहीं आता लेकिन कोशिश करने से सब कुछ होता है, मैं इस घर को संभाल लूंगी, देख लेना। इतना कहकर रूही किचन में चली गई। रूही किचन में कुछ ढूंढ रही थी लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा था। रूही ने एक एक डब्बा खोलकर देख लिया था लेकिन उसे वह नहीं मिला जो वह ढूंढ रही थी। वही राजवीर तो हैरानी से रूही को देख रहा था कि आखिर ये ढूंढ क्या रही है। क्या ढूंढ रही है रूही? क्या रूही राजवीर का दिल जीतने में कामयाब होगी? शिवाय अब क्या करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मैरिड टू ए हार्ड हार्टेड। CH 228 खुद का स्वागत। राजवीर बोला, अंडस्को, ठीक है, अपना स्वागत कर लो और उसके बाद इस घर को भी साफ कर देना। एक अच्छी बीवी बनकर इस घर को संभालो। अगर तुमने इस घर को अच्छे से संभाल लिया तो शायद मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में सोच सकता हूँ। और अगर ना संभाल पाओ तो मुझे कह देना, खुशी खुशी तुम्हें मेंशन छोड़ाऊंगा। रूही अंदर आ गई और राजवीर की तरफ उंगली करके चैलेंज करते हुए बोली, अंडस्को, मैं जानती हूँ मुझे घर संभालना नहीं आता लेकिन कोशिश करने से सब कुछ होता है, मैं इस घर को संभाल लूंगी, देख लेना। इतना कहकर रूही किचन में चली गई। रूही किचन में कुछ ढूंढ रही थी लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा था। रूही ने एक एक डब्बा खोलकर देख लिया था लेकिन उसे वह नहीं मिला जो वह ढूंढ रही थी। वही राजवीर तो हैरानी से रूही को देख रहा था कि आखिर ये ढूंढ क्या रही है। ये फ्लैट आगे रूही किचन में जो ढूंढ रही थी उसे वह किचन में मिल नहीं रहा था। रूही ने पूरा किचन तहस नहस कर दिया था लेकिन जो वह ढूंढ रही थी उसे वह वहां नहीं मिला। रूही खड़ी होकर कुछ सोचने लगी। वही राजवीर उसे हैरानी से देख रहा था लेकिन राजवीर ने भी अपनी अकड़ के चलते नहीं पूछा कि वह क्या ढूंढ रही है। रूही कुछ सोचकर मंदिर की ओर चली गई और वहां से एक रोली का छोटा सा बॉक्स लेकर आई। रूही ने एक थाली ली, उसने पानी डाला और रोली उस थाली में घोल दी और फिर उस थाली को लेकर मेनन चौखट पर आ गई। रूही ने वह थाली चौखट पर रखी। रूही फिर किचन में गई और उसने स्टील का गिलास लिया और फिर से किचन में कुछ ढूंढने लगी लेकिन जो वह ढूंढ रही थी वह उसे नहीं मिला। रूही चावल ढूंढ रही थी जो उसे किचन में कहीं नहीं मिले। रूही ने फिर उस गिलास में दाल भर ली और उसे भी लाकर चौखट पर रख दिया। फिर अपने कमरे में गई, अपने कमरे में से अपनी वेडिंग लहंगा की चुन्नी लेकर आई। रूही ने पीच कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर उसने अपनी वेडिंग लहंगे का दुपट्टा जो कि रेड कलर का था उसे अपने सिर पर रख लिया। फिर राजवीर के सामने आकर बोली, अंडस्को, देखो राजवीर ये मैच कर रहा है ना। राजवीर तो हैरानी से रूही को देख रहा था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। रूही ने फिर राजवीर को देखकर कहा, अंडस्को, छोड़ो, तुम्हें क्या पता, मैचिंग का मैच कर रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, इसी साड़ी का दुपट्टा है। इतना कहकर वही खुद में ही बड़बड़ाती हुई चौखट के बाहर चली गई और फिर उसने दुपट्टे को अपने सिर पर रखा और किसी दुल्हन की तरह अपना दुपट्टा पकड़ लिया। फिर अपने सीधे पैर से दाल से भरे हुए गिलास को धीरे से गिरा दिया और खुद में ही खुश हो गई। रूही ने फिर अपने दोनों पैर उस रोली की थाली में रखे और अपने दुपट्टे और साड़ी को संभालती हुई घर के अंदर आ गई। रूही फिर सबसे पहले घर के मंदिर में गई और उसने वहां हाथ जोड़े और मन ही मन महादेव का आशीर्वाद लेते हुए कहा, अंडस्को, भगवान जी, अब तो मैं परमानेंट इस घर में आ गई हूँ। मैं जानती हूँ राजवीर मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, वह तो मुझे इस घर से भगाने पर तुला हुआ है, लेकिन प्लीज़ आप मेरी हेल्प करना, जल्दी से मेरे और राजवीर के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे तो समझ आ गया कि मुझे इस रिश्ते को अपना लेना चाहिए। अब यही बात इस 6 फुट के लंबे चौड़े आदमी के दिमाग में भी घुसा देना। प्लीज़ भगवान जी, मेरा इतना काम तो कर ही देना। इतना कहकर रूही ने भगवान जी के सामने हाथ जोड़। वही राजवीर तो रूही को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और फिर मन ही मन खुद से बोला, अंडस्को, इसने तो सच में अपना स्वागत खुद ही कर लिया। राजवीर को रूही के बचपने पर गुस्सा भी आ रहा था और कहीं ना कहीं हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने अपने दोनों ही इमोशंस को कंट्रोल कर लिया।
राजवीर अपने कमरे में जाता हुआ बोला, अंडस्को, सोने से पहले मेनन गेट बंद कर देना समझी। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी और राजवीर अपने कमरे में आ गया। राजवीर जैसे ही अपने कमरे में आया उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे वह शायद रूही के सामने दिखाना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट गया। वही रूही अपने घर को देख रही थी। रूही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अगर उसे राजवीर का दिल जीतना है तो उसे घर के सारे काम करने होंगे, जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। रूही ने चौखट पर रखे गिलास और थाली को उठाया और किचन में लेकर आई। किचन की हालत देखकर रूही को खुद पर ही गुस्सा आ गया, क्योंकि किचन की हालत रूही ने बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। रूही ने अपने सिर का दुपट्टा उतारकर कमरे में रख कर आई और फिर किचन में आकर काम करने लगी। पिछली बार जब रूही और राजवीर दोनों आए थे, तब राजवीर ने पूरे घर की सफाई की थी और रूही आराम से पैर फैलाकर सोई थी। वहीं आज राजवीर आराम से अपने कमरे में लेटा हुआ था और रूही घर की सफाई करने में जुटी हुई थी। करीब 1 घंटे तक राजवीर अपने बेड पर लेटा रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे रूही की टेंशन हो रही थी। वह जानता था रूही ने आज तक काम नहीं किया और शायद वह आज भी काम नहीं कर पाएगी, इसलिए वह रूही को देखने के लिए कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा रूही किचन में काम कर रही है। राजवीर कुछ देर तक रूही को ही देखता रहा। रूही ने सफाई करते हुए खुद को बहुत गंदा कर लिया था। रूही की पिच कलर की साड़ी लगभग ब्राउन ही हो गई थी। रूही के गाल पर, हाथ पर हर जगह काले निशान लगे हुए थे, जो गवाही दे रहे थे कि रूही ने सच में काम किया है, लेकिन फिर भी उसका काम ठीक से नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था वह किचन साफ नहीं कर रही बल्कि किचन को और ज्यादा गंदा कर रही है। राजवीर रूही के पास आया तो रूही ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, क्या हुआ राजवीर, कुछ चाहिए? राजवीर को कुछ नहीं चाहिए था, वह तो बस रूही को देखने आया था। फिर भी उसने रूही से कहा, अंडस्को, हाँ, वह मुझे एक गिलास पानी चाहिए। रूही ने किचन में नजर घुमाई तो उसे एक भी साफ बर्तन दिखाई नहीं दिया। रूही ने एक कांच का बाउल लिया और उसमें पानी भरकर राजवीर के सामने करते हुए बोली, अंडस्को, देखो राजीव, आज एडजस्ट करके इसी में पी लो। मैं सारा किचन साफ कर दूंगी, उसके बाद हमेशा गिलास में ही पानी दूंगी। राजवीर ने एक बार बाउल को देखा और एक बार रूही को और फिर बाउल को पढ़कर उसमें से एक सीप लेकर बोला, अंडस्को, तुम्हें लगता है कि तुम इस किचन को साफ कर पाओगी? जिस हिसाब से तुम ये किचन साफ कर रही हो, इस हिसाब से तो सुबह तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी से मुझे इस घर से भगाने के बहाने ढूंढ रहे हो। मैं ये किचन साफ कर लूंगी, समझे, देख लेना, सुबह होने से पहले ही कर लूंगी। रूही ने भी अकड़कर जवाब दिया। राजवीर ने बाउल किचन की एक स्लैब पर रखा और रूही के सिर पर हल्का सा मारकर कहा, अंडस्को, चटोरी बिल्ली, ऐसे तो तुम कभी किचन साफ नहीं कर पाओगी। जरा आंखें खोलकर देखो, तुम किचन साफ नहीं कर रही बल्कि और ज्यादा फैला रही हो। रूही भी अपना सिर को खुजाकर किचन को देखने लगी। उसने तो आज तक कभी किचन साफ नहीं किया था, आज पहली बार कर रही थी, जो उससे हो नहीं रहा था। रूही ने बड़ी मासूमियत से कहा, अंडस्को, तो क्या करूं? कैसे साफ करूं? राजवीर बोला, अंडस्को, पहले किचन के जितने भी बर्तन हैं, सारे उठाकर सिंक में रखो। रूही ने वैसा ही किया, सारे बर्तन उठा और सिंक में रख दिए। राजवीर ने कहा, अंडस्को, ये जितने भी आटे दाल के डब्बे खोलकर रखे हैं, इन सारे डब्बों को उठाकर डाइनिंग टेबल पर रखो। रूही ने सारे डब्बे उठाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए। राजवीर ने कहा, अंडस्को, वह कपड़ा उठाओ और किचन को साफ करो। रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई और किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह उस कपड़े को उठा दिया और फिर देखते ही देखते किचन को साफ करने लगी। जैसे जैसे राजवीर बताता गया वैसे वैसे रूही किचन को साफ करती गई। करीब 2 घंटे में रूही ने पूरा किचन साफ कर दिया। रूही बहुत थक गई थी, उसने आज से पहले इतना काम नहीं किया था, लेकिन वह राजवीर के सामने अपनी थकावट को छुपा रही थी। रूही की आंखें बता रही थी कि उसे इस वक्त नींद की जरूरत है, लेकिन रूही अब भी काम करने के लिए तैयार थी।
राजवीर ने टाइम देखा तो रात के 11:30 बज गए थे। राजवीर ने कहा, अंडस्को, अब तुम भी फ्रेश होकर सो जाओ, बाकी काम कल कर लेना। रूही बोली, अंडस्को, नहीं नहीं कर लूंगी मैं काम, अब बताओ और कैसे करना है। राजीव ने भी रूही को फोर्स करना ठीक नहीं समझा। राजवीर ने कहा, अंडस्को, तो फिर सुनो, पूरे घर के पर्दे बेडशीट सब निकालो और उसे बाथरूम में रखो, और सिर्फ रखना नहीं है, धोना भी है। उसके बाद पूरे घर में डस्टिंग करो, जितने भी गंदे कपड़े हैं उन्हें निकाल कर धोने हैं। ये हमारे घर का फर्श देखो जरा कितनी धूल है इस पर, इन सबको भी साफ करना है, समझी। रूही तो मुंह बनाकर सारी बात सुन रही थी और फिर धीरे से बोली, अंडस्को, शायद तुम ठीक कह रहे हो राजवीर, ये सारा काम सुबह कर लूंगी, अभी मुझे सो जाना चाहिए। रूही की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अंडस्को, हाँ तो जाओ अपने कमरे में और सो जाओ, लेकिन सोने से पहले बेडशीट चेंज कर लेना। रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई और सीधा अपने कमरे में चली गई। राजवीर वहीं खड़ा रहा। उसने एक नज़र किचन को देखा जिसे रूही ने बहुत अच्छे से साफ कर दिया था। राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर वह अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन फिर अचानक ही कुछ सोचकर रूही के कमरे की तरफ गया। उसने जैसे ही गेट खोला उसकी आंखें खुलेगी खुली रह गई। रूही बिना बेडशीट चेंज किए और बिना फ्रेश हुए सो गई थी। रूही बहुत थक गई थी, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। राजवीर ने रूही को उठाना ठीक नहीं समझा। उसने एक ब्लैंकेट और रूही को कवर कर दिया, फिर अपने कमरे में आकर सो गया। वही शिवाय बालकनी में खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे आर्या का चेहरा नजर आया। पिछले 5 महीने से शिवाय आर्या से नहीं मिला था, उससे अब रुका नहीं जा रहा था, इसलिए उसने आज रात ही राजावत हाउस जाने की ठान ली थी। शिवाय बालकनी से निकलकर गार्डन में आ गया। जैसे ही गार्डन में पहुंचा, गार्डन में दिव्यांश भी जेब में हाथ डालकर चांद को देख रहा था। जब से दिव्यांश को पता चला था कि उसकी दृष्टि बस उसकी है, तब से दिव्यांश ने ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन उसे तो दृष्टि के प्यार का नशा हो रहा था। शिवाय दिव्यांश के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, अंडस्को, अगर भाभी की इतनी ही याद आ रही है तो चला क्यों नहीं जाता। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे वह राजावत हाउस में है, मुझे क्या पता शौर्य उसे लेकर कहाँ गया है। तभी उन दोनों की नज़र हर्षवर्धन पर पड़ी। हर्षवर्धन भी बालकनी में ग्रिल पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था, वह भी अपनी ही सोच में गुम था। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, यार शिवाय, तुझे तो पता होगा चाची कहाँ है। मुझसे चाचू की हालत देखी नहीं जाती, तू ढूंढ लाना चाची को। शिवाय ने कहा, अंडस्को, मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं, मुझे क्या पता कहाँ गई है। चाचू की गलती है, अस्पताल में मेरा हाथ पकड़े बैठे रहे और चाची से फोन पर बात भी नहीं की। चाची को बुरा लग गया और वह छोड़कर चली गई। दिव्यांश ने हैरानी से शिवाय को देखा और शिवाय हंस पड़ा। शिवाय ने कहा, अंडस्को, हाँ ढूंढ दूंगा। दिव्यांश बोला, अंडस्को, यार चाची ठीक तो होगी ना। शिवाय ने कहा, अंडस्को, चाची मजे में है, तू टेंशन मत ले, तू अपनी सोच की शौर्य दृष्टि को लेकर कहाँ गया होगा। दिव्यांश ने हैरानी से शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, बता देना यार कहाँ गया है। मैं पूछूंगा नहीं तो क्या मुझे बताया नहीं, बता दे यार, मैं जानता हूँ तुझे पता है। शिवाय ने कहा, अंडस्को, लेकिन कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म हो जाएगा तो सीधा फ्लाइट की टिकट तेरे हाथ में रख दूंगा। दोनों गार्डन में बात कर रहे थे। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है। शिवाय ने कहा, अंडस्को, सोच रहा हूँ आज तेरी साली साहिबा से मिल आऊं, लेकिन अजीब सा लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही। दिव्यांश ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, तेरे मुंह से हिम्मत की बात अच्छी नहीं लगती, तुझ में तो बहुत हिम्मत है, तू तो अच्छे अच्छे की बैंड बजा दे। शिवाय ने कहा, अंडस्को, लेकिन जब दिल की बात आती है तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। शायद मैं अपनी छुई मुई को ऐसे नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए राजावत हाउस जाने के लिए कदम आगे ही नहीं बढ़ते। कहते हुए शिवाय इमोशनल हो गया था।
दिव्यांश भी शिवाय की हालत समझ रहा था। दिव्यांश ने शिवाय को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, एक न एक दिन तो तुझे अपनी छुई मुई से मिलना ही है, तो आज ही चला जा, हो सकता है तुझे देखकर उसके अंदर जाना जाए और वह कोमा से बाहर आ जाए। क्या जाएगा शिवाय राजावत हाउस? क्या रूही राजवीर का दिल जीतने में कामयाब होगी? क्या दिव्यांश को पता चलेगा कि शौर्य दृष्टि को लेकर कहाँ गया है? जानने के लिए पढ़ते रहिए मैरिड टू ए हार्ड हार्टेड। CH 229 नॉटन की जमाई। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, लेकिन जब दिल की बात आती है तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। शायद मैं अपनी छुई मुई को ऐसे नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए रजावत हाउस जाने के लिए कदम आगे ही नहीं बढ़ते। कहते हुए शिवाय इमोशनल हो गया था। दिव्यांश भी शिवाय की हालत समझ रहा था। दिव्यांश ने शिवाय को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, एक न एक दिन तो तुझे अपनी छुई मुई से मिलना ही है, तो आज ही चला जा, हो सकता है तुझे देखकर उसके अंदर जाना जाए और वह कोमा से बाहर आ जाए। अब आगे। 1 घंटे बाद शिवाय रजावत हाउस के बाहर खड़ा था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत शिवाय के अंदर नहीं थी। उसके अंदर आर्या को इस हालत में देखने की हिम्मत नहीं थी। वह पिछले 4 महीने से आर्या से सिर्फ इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वो आर्या के ठीक होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आर्या ठीक नहीं हुई। शिवाय खुद को रोकता रहा, लेकिन आज उसका दिल उसकी बात मान नहीं रहा था, इसलिए वह राजावत हाउस के बाहर खड़ा था। शिवाय पहली बार राजावत हाउस के बाहर नहीं खड़ा था। पिछले 4 महीनों में कई बार राजावत हाउस के बाहर खड़ा होकर आ गया था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत शिवाय कर ही नहीं पता था। आज भी शायद शिवाय के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। करीब 1 घंटा खड़े रहने के बाद वह अपनी गाड़ी की ओर मुड़ गया, और तभी पीछे से आवाज आई, अंडरस्को, कब तक घर के बाहर खड़े होकर चले जाओगे? एक न एक दिन तो तुम्हें अपनी छुई मुई को देखना ही है, तो आज क्यों नहीं? आवाज सुनकर शिवाय रुक गया। शिवाय ने पलटकर देखा तो वहां वरदान खड़ा था। शिवाय और वरदान दोनों की आंखों में ही उदासी थी। शिवाय जब जब रजावत हाउस आता था वरदान उसे बाहर खड़े हुए देखता था, लेकिन वरदान ने कभी शिवाय से बात नहीं की। शायद कहीं ना कहीं वरदान शिवाय की हालात समझता था, जिसके चलते उसने कभी शिवाय को समझाना ठीक नहीं समझा। लेकिन अब वरदान को लगने लगा कि शायद शिवाय के मिल लेने से ही आर्या ठीक हो सकती है, इसीलिए उसने आज शिवाय को रोक लिया। शिवाय वरदान के सामने आया और बोला, अंडरस्को, पापा हिम्मत ही नहीं होती। वरदान ने कहा, अंडरस्को, और कब तक हिम्मत नहीं जुटाओगे? तुम्हें देखकर यकीन नहीं आता कि तुम इतनी सी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तुम्हें तो बहुत हिम्मत है। तुम्हारी वजह से वंशिका मेरे साथ है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पागल होने से बच गई, तुम्हारी ही वजह से हम एक परिवार हैं। मेरी तारीफ करने से क्या होगा? पापा जी, मैं सच कहता हूँ, छुई मुई को इस हालत में देखने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, शिवाय ने उदास होकर कहा। वरदान ने दुनिया देखी थी। वरदान ने शिवाय की आंखों में आर्या के लिए मिलने की तड़प देख ली थी, इसलिए वरदान ने जानबूझकर कहा, अंडरस्को, ठीक है, तो रात बहुत हो गई, तुम जा सकते हो। ये सुनते ही शिवाय की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आने को हो गई। शिवाय चाहता था कि वरदान अंदर आने के लिए एक बार और कहे और उसे फोर्सफुली अंदर लेकर जाए, लेकिन वरदान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बेताज बादशाह था वरदान। वह अच्छे बुरे की परख इंसान को देखकर ही कर लेता था। शिवाय के दिल में क्या चल रहा था वरदान समझ गया, इसलिए उसने उसे जाने के लिए कह दिया। वरदान ने एक बार फिर कहा, अंडरस्को, जाओ, रघुवंशी साहब इंतजार कर रहे होंगे। तुम अभी ठीक हुए हो, तुम्हारा इस तरह बिना बॉडीगार्ड के बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। वरदान ने एक बार हल्का सा मुस्कुराकर शिवाय को देखा और फिर अपने विला के अंदर आने लगा, और तभी शिवाय जल्दी से वरदान के पास जाकर बोला, अंडरस्को, पापा, वह मैं क्या सोच रहा था, आप सही कह रहे हैं, मुझे एक बार अपनी छुई मुई को देख लेना चाहिए, क्या पता मुझे देखकर ही उसकी बॉडी में हलचल हो जाए। वरदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिला दी और मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, नौटंकी जमाई।
शिवाय अंदर चला गया। शिवाय धीरे धीरे आर्या की कमरे की तरफ बढ़ रहा था। शिवाय की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन आज उसने ठान लिया था वह अपनी छुई मुई को देखकर ही रहेगा। शिवाय हिम्मत करके आर्या के कमरे में आ गया। उसने आर्या को देखा। आर्या पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी, आंखें बंद थी। आर्या का शरीर हल्का सा पीला था। आर्या की खूबसूरती बीमारी में कहीं खो गई थी। शिवाय आर्या के पास बैठ गया। वरदान जो कि शिवाय को आर्या के कमरे तक छोड़ने आया था, वह कमरे के चौखट पर ही खड़ा होकर चला गया। वहीं शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ लिया। शिवाय ने जैसे ही आर्या की हथेली अपने गाल पर लगाई, उसकी आंखों से एक आंसू आर्या के बेड पर गिर गया। शायद शिवाय इसीलिए ही नहीं आना चाहता था। उसे डर था कि कहीं वह अपनी आर्या को देखकर रो ना दे, और वही हुआ। शिवाय की आंखों ने शिवाय की बात नहीं मानी और उसकी आंखों से बूंद गिरने लगी। उसने कभी भी आर्या को ऐसे नहीं देखा था। शिवाय ने कुछ ही मिनट में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। शिवाय बहुत देर तक आर्या के पास ऐसे ही बैठा रहा और फिर धीरे से उसके पास ही लेट गया। शिवाय ने आर्या को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे शिवाय की आंख भी लग गई और वह वही सो गया। वहीं दूसरी तरफ राजवीर जब सोकर उठा तो उसने घड़ी देखी। सुबह के 9 o'clock बज रहे थे। राजवीर ने अपनी अंगड़ाई तोड़ी और फिर वॉशरूम में चला गया। करीब 1 घंटे बाद तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो उसकी आंखें खुले की खुली रह गई। पूरा घर साफ हो चुका था। राजवीर ने हाल में नजर घुमाई तो रूही घर के मंदिर को साफ कर रही थी। राजवीर रूही को देखकर हैरान था। रूही ने कल रात की साड़ी ही पहनी हुई थी और उसने सारा घर चमका दिया था। तभी रूही ने मंदिर साफ करके हाथ जोड़े और पलटकर राजवीर को देखा। राजवीर को देखकर रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रूही ने कहा, अंडस्को गुड मॉर्निंग राजवीर। राजवीर ने भी बदले में उसे गुड मॉर्निंग कहा। राजवीर ने पूछा, अंडस्को कितने बजे उठी थी? रूही बोली, अंडस्को 5 o'clock बजे। राजवीर ने कहा, अंडस्को और 5 o'clock बजे से तुम घर की सफाई कर रही हो? रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही ने एक्साइटेड होकर पूछा, अंडस्को वैसे मैंने अच्छी सफाई की है ना? देखो कितने अच्छे से सब कुछ साफ कर दिया और तुम्हारी हेल्प भी नहीं ली। अब तो मैं घर संभाल सकती हूँ ना? राजवीर ने रूही को देखा। रूही के चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। रूही का चेहरा जहां हमेशा ग्लो करता था, उस चेहरे पर काले और ब्राउन निशान लगे हुए थे जो उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। राजवीर कुछ सेकंड तक रूही को ही देखता रहा। राजवीर का दिल पिघल रहा था। आखिर रूही ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन राजवीर का दिल जीतने के लिए वह घर के सारे काम कर रही थी और उसके चेहरे पर पछतावा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट वह तो खुशी खुशी घर के सारे काम कर रही थी। राजवीर ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बोला, अंडस्को मुझे भूख लग रही है। रूही पहले से ही बहुत थकी हुई थी, फिर भी उसने हंसकर कहा, अंडस्को हाँ बस मैं अभी नहा कर आई, फिर तुम्हारे लिए बढ़िया सी डिश बनाऊंगी। रूही वहां से चली गई। राजवीर रूही को जाते हुए देख रहा था। राजवीर किचन में चला गया और उसने अपने और रूही के लिए नाश्ता बना लिया और डाइनिंग टेबल पर भी लगा दिया और फिर चेयर पर बैठकर रूही का इंतजार करने लगा। वही रूही जल्दी से नहाकर बाहर आई। उसने एक सिंपल सी कुर्ती लेगी पहनी, फिर वह जल्दी से मंदिर में गई। उसने दिया जलाया, हाथ जोड़ और फिर से महादेव को मस्का लगाने लगी। थोड़ा मस्का लगाने के बाद रूही किचन में गई। रूही कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही राजवीर ने कहा, अंडस्को नाश्ता बना दिया मैंने, आ जाओ खा लो। रूही को भूख तो बहुत लग रही थी। कल वह मेंशन में भी ठीक से खाना खाकर नहीं आई और सुबह भी 5 o'clock बजे से काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने भारतीय नारी बनते हुए कहा, अंडस्को अरे राजवीर तुमने क्यों बनाया? मैं बना देती ना। हाँ मतलब मैं अच्छा नहीं बनाती पर धीरे धीरे बनाना सीख लूंगी। राजवीर ने कहा, अंडस्को कोई बात नहीं, तुम पिछले 4 घंटे से काम कर रही हो, थक गई होगी। आज मैं बना दिया, खा लो, कल से तुम बना देना।
रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई। राजवीर ने रूही को खाना सर्व किया और रूही खाना खाने लगी। राजवीर रूही को ही देख रहा था। रूही मेंशन में ज्यादा खाना नहीं खाती थी, अपनी डाइट का ध्यान रखती थी, अपने फिगर को मेंटेन रखती थी, लेकिन आज तो रूही किसी जंगली इंसान की तरह खाना खाए जा रही थी। उसने इतना काम कर लिया था कि उसे भूख भी ज्यादा लगी थी। देखते ही देखते रूही आलू के 4 पराठे खा गई। वहीं राजवीर ने मन ही मन कहा, अंदस को आज ये पूरा दिन सोने वाली है। 4 पराठा खाने के बाद भी शायद उसका पेट भर नहीं रहा था। उसने प्लेट में देखा तो पराठा खत्म हो गया था। राजवीर ने कहा, अंदस को मैं तुम्हारे लिए और बना देता हूँ। राजवीर जैसे ही उठकर किचन में जाने लगा, रूही ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, अंदस को नहीं नहीं रहने दो, मैं इतना नहीं खाती, कोई बात नहीं, वैसे मेरा पेट भर गया है। राजवीर ने टोटल 5 पराठे बनाए थे, 3 अपने और 2 रूही के, लेकिन उनमें से 4 तो रूही खा गई थी। राजवीर ने बस एक ही पराठा खाया था, वह भी उसने जो सबसे पहले अपनी प्लेट में रखा था। रूही की बात सुनकर राजवीर ने मन ही मन कहा, अंदस को 4 पराठे खाकर बोल रही है, मैं इतना नहीं खाती। राजवीर ने कहा, अंदस को अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहीं जाओगी तो मुझे मैसेज कर देना। रूही ने कहा, अंदस को नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी तो मुझे घर के बहुत सारे कपड़े धोने हैं और फिर तुम्हारा कमरा भी तो साफ करना है, मुझे कहीं नहीं जाना। राजवीर ने कहा, अंदस को ठीक है तो मैं चला जाता हूँ। राजवीर जैसे ही मैं गेट की तरफ बढ़ा, रूही ने कहा, अंदस को लेकिन तुम्हारा लंच, तुमने अपना लंच नहीं बनाया। राजवीर पलटकर रूही को देखने लगा और बोला, अंदस को नहीं, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। रूही ने कहा, अंदस को मैं बना देती हूँ। राजवीर बोला, अंदस को मैं लेट हो जाऊंगा। रूही ने कहा, अंदस को अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से कपड़े धोकर लंच लेकर ऑफिस आ जाऊंगी, फिर हम साथ में ऑफिस से घर आ जाएंगे। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और चला गया। वहीं रूही जिसने पहले ही 4 पराठे खा लिए थे, उसे आलस आने लगा था, आंखें भी बंद हो रही थी। वहीं राजवीर जब ऑफिस पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। राजवीर समझ गया था कि रूही दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती है, तभी वह इतनी मेहनत कर रही है, वरना रूही जैसी लड़की जिसने अपने घर में चम्मच उठाकर इधर से उधर ना रखी हो, वह पूरे घर की सफाई क्यों करती। राजवीर आज काम करते हुए खुश था, लेकिन उसका दिल उसकी खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसे अब भी कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि रूही की कुछ ही दिन तक इस रिश्ते को निभाएगी और फिर डिवोर्स मांग लेगी, और इसीलिए वह इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। राजवीर फिर से अपनी ही उधेड़बुन में था, लेकिन उसके बावजूद भी राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वही वंशिका पूजा करने के बाद पूजा की थाली लेकर आर्या के कमरे में जाने लगी। वंशिका रोज पूजा करने के बाद आर्या के माथे पर चंदन लगाती थी ताकि उसकी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। वंशिका नहीं जानती थी कि कमरे में शिवाय है। वह जैसे ही कमरे में गई, उसने शिवाय को आर्या के पास लेटे हुए देखा। शिवाय अब भी सो रहा था और शायद बहुत सुकून से सो रहा था। शिवाय को देखकर वंशिका की आंखों में पानी आ गया। वंशिका रोना चाहती थी और तभी उसने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। वंशिका ने पलटकर देखा तो वरदान खड़ा था। वरदान ने चुप रहने का इशारा किया और वंशिका को लेकर उस कमरे से बाहर आ गया। वरदान वंशिका को अपने कमरे में ले आया। वंशिका कमरे में आते ही फूट फूट कर रोने लगी। वरदान ने वंशिका को संभालते हुए कहा, अंदस को चुप हो जा वंशिका, बहुत जल्द हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। तुमने देखा ना, शिवाय उसे इस हालत में भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। तुम्हें हमेशा इस बात की फिक्र सताती थी कि शिवाय और आर्या के रिश्ते का क्या होगा, लेकिन अब तो तुमने आंखों से ही देख लिया ना कि शिवाय आर्या को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। शिवाय ने तो आर्या से तब प्यार किया जब आर्या प्यार का मतलब भी नहीं समझती थी। दिमाग की हालत ठीक नहीं थी हमारी बच्ची की, लेकिन शिवाय ने कभी भी आर्या की बीमारी को आर्या और अपने बीच नहीं आने दिया। आज भी शिवाय आर्या को लेकर बहुत पजेसिव है।
वंशिका मेरा दिल कहता है अब हमारी आर्या जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम देख लेना। जब शौर्य उसके पास नहीं था, जब मैं उसके पास नहीं था, जब तुम उसके पास नहीं थी, तब शिवाय उसके पास था। वंशिका कुछ बोल नहीं रही थी, बस फूटकर रो रही थी। पिछले 4 महीने से वह अपनी बच्ची को ऐसे देख रही थी और आज शिवाय को लेकर उसके दिल में उम्मीद खत्म हो गई थी कि शिवाय अब आर्या को छोड़ देगा। वह उम्मीद फिर से बढ़ गई। उसे भी यकीन हो गया कि शिवाय कभी भी उसकी आर्या को नहीं छोड़ेगा। क्या राजवीर और रूही का रिश्ता सुधर जाएगा? क्या शिवाय के छूने से आर्या की तबीयत में सुधार होगा? क्या रूही राजवीर के लिए लंच लेकर ऑफिस जाएगी? जाने के लिए पढ़ते रहिए मैरिड टू हार्ड हॉटेड। CH 230 सांझ के दिल की बात। आज भी शिवाय आर्या को लेकर बहुत पॉजिटिव है। वंशिका मेरा दिल कहता है अब हमारी आर्या जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम देख लेना। जब शौर्य उसके पास नहीं था, जब मैं उसके पास नहीं था, जब तुम उसके पास नहीं थी, तब शिवाय उसके पास था। वंशिका कुछ बोल नहीं रही थी, बस फूटकर रो रही थी। पिछले 4 महीने से वह अपनी बच्ची को ऐसे देख रही थी और आज शिवाय को लेकर उसके दिल में उम्मीद खत्म हो गई थी कि शिवाय अब आर्या को छोड़ देगा। वह उम्मीद फिर से बढ़ गई। उसे भी यकीन हो गया कि शिवाय कभी भी उसकी आर्या को नहीं छोड़ेगा। फ्लैट आगे वरदान वंशिका को संभाल रहा था। पिछले 4 महीनों में वंशिका और वरदान की एक जैसी हालत थी। वंशिका तो रोकर अपना दर्द वरदान के सामने निकाल भी लेती थी, लेकिन वरदान का क्या, वह तो किसी के सामने रो भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ शिवाय की धीरे धीरे आंख खुलने लगी। शिवाय ने एक नज़र आर्या को देखा और फिर उसके माथे को चूम लिया। शिवाय बेड से खड़ा हो गया। शिवाय कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा, फिर कुछ सोचकर रुक गया। शिवाय वापस आया। उसने आर्या का हाथ पकड़कर फिर से अपने गाल पर लगाकर कहा, अंडरस्को ए छुई मुई तुम्हें 4 महीने हो गए, अब क्या सोती रहोगी? कुंभकर्ण की बहन हो, वैसे हो तो तुम उसकी ही बहन। चलो अब उठ जाओ। घर के बड़े कहते हैं लड़कियों को इतना नहीं सोना चाहिए, चलो उठ जाओ। कहते हुए शिवाय के फेस पर एक स्माइल आ गई। शिवाय रात को जितना दुखी था, सुबह उठकर उतना ही फ्रेश फील कर रहा था। शिवाय ने एक बार फिर झुककर आर्या के माथे को चुम्मा और बोला, अंडरस्को अब जा रहा हूँ, फिर मिलने आऊंगा। इतना कहकर शिवाय कमरे से चला गया। शिवाय के जाते ही आर्या की उंगलियां हरकत करने लगी। उसकी उंगलियां थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आर्या तो बस शिवाय का इंतजार कर रही थी। वह शिवाय को सही सलामत देखना चाहती थी और उसने आज शिवाय को सही सलामत देख लिया। वही शिवाय वरदान से इजाजत लेकर रघुवंशी मैंशन वापस आ गया। शिवाय अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट करने लगा। शिवाय ने फोन चेक किया तो उसमें किसी के मैसेज आ रहे थे। शिवाय ने मैसेज रीड करके दिव्यांश की तरफ देखा जो नाश्ता कर रहा था। शिवाय ने कहा, अंडरस्को दिव्यांश भाभी का पता चल गया। ये सुनते ही दिव्यांश के हाथ रुक गए। उसने एक बार शिवाय की तरफ देखा और शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसका साफ मतलब था कि शिवाय सच बोल रहा था। दिव्यांश उठकर शिवाय की तरफ गया और बोला, अंडरस्को तू सच कह रहा है, कहाँ पर है? शिवाय ने हंसकर कहा, अंडरस्को साधु साहब इतनी जल्दी क्या है, शाम तक तुम्हें फ्लाइट की टिकट दे दूंगा। दिव्यांश ने शिवाय के कंधों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को शिवाय बता देना, कहाँ है शौर्य, कहाँ है दृष्टि? यार क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, बता देना। शिवाय ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को चाचू देख लो इसे, बीमार आदमी को परेशान कर रहा है। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को चाचू आप भी देख लो इसे, कह दो ना बता देगा। मैं जानता था इसे पता होगा, लेकिन यह मुझे बता नहीं रहा। चाचू प्लीज आप कहो ना इससे, कहाँ पर है दृष्टि? चाचू इससे कहो ना, मैं अभी जाकर उसे ले आऊंगा। दिव्यांश की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने कहा, अंडरस्को अच्छा तुझे ये सब इतना आसान लगता है कि तू जाएगा, दृष्टि भाभी को मनाएगा और वह तेरे साथ खुशी खुशी मेंशन वापस आ जाएगी।
भाई पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़? पहले तो तूने क्या पापड़ बेले थे जो इस बार बेलने पड़ेंगे? दिव्यांश ने कहा। इसमें पापड़ बेलने वाली क्या बात है? मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा कि पूर्वी की किडनैपिंग हुई और पैंथर ने ये सब मजबूर होकर किया, और मेरी दृष्टि बहुत समझदार है, वह समझ जाएगी। ये सुनते ही शिवाय, हर्षवर्धन, विराज और पैंथर चारों ही जोर जोर से हंसने लगे। दिव्यांश चारों को ही देख रहा था, वह चारों मिलकर दिव्यांश की खिल्ली उड़ा रहे थे। दिव्यांश ने हाथ मिलाकर कहा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने क्या गलत कहा? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, दुनिया की सबसे सुलझी हुई औरत मुझे हीर लगती है, लेकिन इतना तो मैं भी दावे से कह सकता हूँ, अगर तेरी जगह में होता तो हीर मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं करती। तुझे ये सब इतना आसान लगता है कि तू उसे सच बताएगा और दृष्टि ये बात मान लेगी। दिव्यांश वह नहीं मानेगी। दिव्यांश कमर पर हाथ रख कर बोला, चाचू आप पहले शिवाय से बोलो, मुझे बताए दृष्टि कहाँ है। मैं अपने आप मना लूंगा, मुझे एडवाइस मत दो। शिवाय हंसता हुआ बोला, हाँ चाचू, इसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इसे लगता है कि यह दृष्टि भाभी को ऐसे ही मना लेगा। शिवाय ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, शाम तक का वेट कर ले, मैं शाम को सीधा तुझे फ्लाइट की टिकट ही दे दूंगा। दिव्यांश के पास शिवाय की बात मानने के अलावा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने एक उंगली दिखाकर शिवाय से कहा, पक्का तुम मुझे शाम को टिकट देगा? शिवाय ने कहा, हाँ पक्का, मैं आज शाम को ही तुझे फ्लाइट की टिकट दे दूंगा, और फिर मैं भी देखता हूँ तू कितनी जल्दी मना कर लाता है। वही सबकी बात सांझ सुन रही थी और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी। शौर्य की याद तो उसे भी आती थी, लेकिन वह किसी से कुछ कहती नहीं थी और ना ही उसके दिल की बात कोई घर में समझता था। आखिर सांझ रघुवंशी परिवार के लिए एक अनजान लड़की ही तो थी। रघुवंशी परिवार को सिर्फ पता था कि सांझ रिया की बहन है, लेकिन सांझ से कोई मिला नहीं था। जब रिया की शादी दिव्यांश से फिक्स हुई थी, तब सांझ हॉस्टल में थी और सबने सांझ की सिर्फ फोटो देखी थी, इसीलिए सांझ का चेहरा किसी को याद भी नहीं था। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करने के बाद शिवाय ने कहा, अच्छा चाचू चलो ऑफिस चलते हैं। हर्षवर्धन ने कहा, अभी तुम पूरे तरीके से ठीक नहीं हो, तो तुम यहीं रहो। शिवाय बोला, मैं कुछ काम नहीं करूँगा, लेकिन ऑफिस तो मैं आप सबके साथ जाऊँगा, मेरा मन नहीं लगेगा अकेले, बोर हो जाऊँगा। इस पर विराज ने डाइनिंग टेबल पर खड़े होकर कहा, अकेले कहाँ हो आप? आपका दिमाग तो कुछ ना कुछ खुराफात सोचता ही रहता है, काफी बिजी पर्सनालिटी हो आप तो। आप यह मत कहो कि आप अकेले रहोगे और बोर हो जाओगे। शिवाय ने एक एप्पल उठाया और विराज को मार कर कहा, तू चुप रह, तुझसे एडवाइस नहीं मांगी, जो काम कहा है उसे ध्यान से कर। और फिर उसने चाचू को देखकर कहा, प्लीज चाचू। हर्षवर्धन ने पलकें झपका दी। थोड़ी देर बाद चारों मेंशन से बाहर आ गए, वही शिवाय अब तक बाहर नहीं गया था। पैंथर और दिव्यांश और विराज पहले ही जा चुके थे। हर्षवर्धन शिवाय का इंतजार कर रहा था। वही शिवाय तो सांझ के सामने खड़ा था। सांझ शिवाय को चोर नजरों से देख रही थी और डाइनिंग टेबल पर रखी हुई प्लेट समेट रही थी। सांझ किचन के काम में थोड़ा हाथ बटाने लगी थी। वही शिवाय सांझ को देखकर कुछ सोच रहा था और फिर बोला, सांझ तुम बोर हो जाओगी, तुम भी हमारी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? तुमने तो कॉमर्स में ग्रेजुएट किया हुआ है। जब से शौर्य उसे रघुवंशी मेंशन छोड़कर गया था, तब से सांझ का किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। वह तो 24 घंटे बस शौर्य को ही याद करती रहती थी, अपने दिल की बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। सांझ का काम करने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन शिवाय को मना करने में उसे थोड़ी सी हेसिटेशन हो रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, वह मैं अभी नहीं। कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो तब बता देना, तब हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेना। मैं तो इसीलिए कह रहा था कि पूरा दिन घर में बोर हो जाती हो,
कुछ काम करोगी तो ध्यान बट जाएगा, अंडरस्कोर, शिवाय बोला। शिवाय मेंशन से धीरे धीरे बाहर जाने लगा, जैसे वह जानता हो कि सांझ उसे रोकेगी और कुछ पूछेगी। वही सांझ भी शिवाय से कुछ पूछने की हिम्मत कर रही थी और फाइनली उसने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, अंडरस्कोर, शिवाय। शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल किया और पलटकर बड़े मासूम तरीके से पूछा, अंडरस्कोर, हाँ सांझ, तुम कुछ कह रही थी। शिवाय की बात सुनकर सांझ की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। उसने शिवाय को रोक तो लिया, लेकिन वह सोच रही थी कि उससे बात कैसे करें। वह इसी उधेड़-बुन में थी कि तभी शिवाय की आवाज उसके कानों में फिर पड़ी, अंडरस्कोर, हाँ सांझ, तुम कुछ कह रही थी। तुमने मुझे आवाज दी। सांझ ने बातों को घुमा फिरा कर कहने की सोची और फिर बोली, अंडरस्कोर, मैं कह रही थी आप दिव्यांश जीजू को बात क्यों नहीं देते, दृष्टि दी कहाँ है। शिवाय को जिस बात का शक था वह यकीन में बदल रहा था। शिवाय समझ रहा था कि सांझ शौर्य को पसंद करने लगी है, लेकिन उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वह अपने दिल की बात बता सके। इसीलिए शिवाय ने सबके सामने दिव्यांश को नहीं बताया कि दृष्टि और शौर्य कहाँ है। शिवाय ने भी बातों को घुमाते हुए कहा, अंडरस्कोर, बस आज शाम को मैं उसे फ्लाइट की टिकट दे दूंगा, फिर वह जाकर अपनी शिकंजी को मना लेगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे दिव्यांश जीजू इतने कमजोर भी नहीं है। सांझ ने तो बस हाँ में गर्दन हिला दी, बेचारी, और बोल भी क्या सकती थी। जानना तो वह भी चाहती थी कि आखिर शौर्य है कहाँ। वही शिवाय चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर बाहर आ गया। बाहर हर्षवर्धन शिवाय का इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्कोर, कहा था। शिवाय बोला, अंडरस्कोर, बस ऐसे ही किसी के दिल की बात समझने की कोशिश कर रहा था। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्कोर, तो समझ ली उसके दिल की बात। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्कोर, चाचू, मुझसे कुछ छुप सकता है क्या? किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो अपनी फीलिंग मेरे सामने छुपा सके। अचानक ही हर्षवर्धन ने अपने हाथ बांधे और शिवाय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडरस्कोर, अच्छा तो मुझे ये बता, हीर कहाँ है? कौन हीर? किसकी हीर? क्या पूछ रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आया, शिवाय ने बातों को झटकते हुए कहा। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्कोर, पागल नहीं हूँ मैं, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें पता है हीर कहाँ है। जब तुमने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए होगे तो सबसे पहले हीर को ढूंढा होगा। शिवाय गाड़ी में बैठता हुआ बोला, अंडरस्कोर, लेट हो जाएगा, चलो। हर्षवर्धन ने माथे पर हाथ मार कर कहा, अंडरस्कोर, खुद तो चले गए, इन पिशाचों को मेरे सर पर छोड़ गए, ये मेरे साथ भी हाइड एंड सीक खेलता है। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन भी गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हर्षवर्धन शिवाय की तरफ देख रहा था, वही शिवाय ने हर्षवर्धन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और अपने फोन में बिजी हो गया। हर्षवर्धन ने एक बार फिर कहा, अंडरस्कोर, शिवाय, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। कम से कम मेरी हालत पर तरस ही खा लो, मुझ पर ना सही पीहू पर तरस खा लो। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब पीहू ने हीर को याद ना किया हो। शिवाय ने हंसकर कहा, अंडरस्कोर, अपने दिल के अरमानों की बंदूक पीहू के कंधे पर रख कर मत चलाइए। पीहू तो हमारी कितनी शरीफ है, बेचारी सबके साथ खेल लेती है। कल तो वह दिव्यांश के पास सोई थी और परसों रात मेरे पास सोई थी और कल रात विराज के पास, और हाँ, सांझ को तो मैं भूल ही गया, सांझ भी तो पीहू का कितने अच्छे से ध्यान रखती है। उसका होमवर्क कराती है, उसे स्कूल के लिए रेडी करती है, उसका लंच बॉक्स बनाती है। तो पीहू को तो मुझे नहीं लगता कि हीर की इतनी याद आती होगी जितनी आपको आती है। हर्षवर्धन गुस्से में शिवाय को देख रहा था। वही शिवाय ने फिर से हंसकर कहा, अंडरस्कोर, देखो चाचू, कल आप भी विराज के पास सो जाना, फिर एक दिन मेरे पास सो जाना। दिव्यांश, अरे नहीं दिव्यांश तो आज रात ही दृष्टि भाभी के पास चला जाएगा। आप एक काम करना, मेरे पास सो जाना, शायद आपको चाची की कम याद आए। हर्षवर्धन तो शिवाय को देख रहा था और अंदर ही अंदर गुस्से में सुलग रहा था। हर्षवर्धन का मन कर रहा था कि वह अभी पंच बनाकर शिवाय के मुंह पर मार दे,
लेकिन हर्षवर्धन भी मजबूर था, आखिर शिवाय को अभी भी थोड़ा बहुत सीने में दर्द होता था। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा और फिर विंडो की तरफ देखने लगा, वही शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट तो और ज्यादा बड़ी हो गई। तभी शिवाय का फोन रिंग हुआ, शिवाय ने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर से फोन रिंग हुआ, शिवाय ने फिर फोन कट कर दिया। शिवाय का फिर फोन रिंग होने लगा। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, अंडस्को, कम से कम जो फोन कर रहा है उससे तो बात कर ले, किसी और से तो तू ढंग से बात करता नहीं। अरे भड़क क्यों रहे हो चाचू, ऐसा क्या कह दिया? शिवाय ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा। हर्षवर्धन बुरी तरह चिढ़ चुका था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। ऐसा नहीं था कि शिवाय ने आज पहली बार हर्षवर्धन के साथ ऐसी शरारत की हो, वह तो बचपन से ही अपने चाचू की बैंड बजाता आया था। हर्षवर्धन फिर से विंडो की तरफ देखने लगा और तभी शिवाय का फोन फिर से रिंग हुआ। इस बार शिवाय ने ड्राइवर को देखकर कहा, अंडस्को, गाड़ी साइड में लगाओ। शिवाय को कौन बार बार फोन कर रहा है? कहाँ है दृष्टि और शौर्य? क्या सांझ अपने दिल की बात कभी शिवाय को बता पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मैरिड टू ए हार्ड हार्टेड।